दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आकाशवाणी में। दोस्तों अभी तक आप इतिहास में पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग अपने अंतिम वीडियो में। तो आज हम अगली वीडियो में हम सब एक सभ्यता के बारे में और अध्ययन करेंगे और ये जो सभ्यता है वो वेदों के अध्ययन के बारे में बताती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के अध्ययन के लिए हमें इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के अगर संस्थापक की बात की जाए तो हम इन्हें आर्यों को मानते हैं। आर्यों को माना गया है वैदिक सभ्यता के संस्थापक के रूप में। आर्य आए कहाँ से थे, इस पर अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दूसरे नंबर पर दयानंद सरस्वती जी हैं जो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। गार्डन चाइल्ड जी ने कहा कि ये दक्षिणी रूस से आए हैं। पर अधिकांश विद्वान और मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि ये मध्य एशिया को मानते हैं। उसका कारण भी था, आर्य के साथ जो घोड़े आए थे और उनके साथ जो घास लाई गई थी उनके खाने के लिए, वो कैस्पियन सागर के आसपास उगती है। आप देख सकते हैं। इस प्रकार अधिकांश विद्वान मानते हैं कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो हम आज जो वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, इसमें जो पहला पार्ट है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी आपको नाम से पता चलता है कि ये ऋग्वेद के काल में हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त में अगर 11 बालखिल सूत्रों को जोड़ दिया जाए तो 1008 सूत्र हैं। 1028 सूत्र जो हैं, इसमें 2 से 7 मंडल जो हैं इनकी रचना हुई थी आरंभ में, और बाद में इसमें प्रथम और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी। जो प्रथम और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी, इन्हें शतरचीन कहा जाता है। इसके बाद में इसकी जो भाषा है वो पद्यात्मक भाषा है। इसके जो ऋषि हैं जिन्होंने इन मंडलों को लिखा गया है, उनमें से हैं गुलसमद, विश्वामित्र, धर्मरूप, अत्रि, भरद्वाज, अंगिरस। ये सब ऋषि हैं जिन्होंने इन मंडलों की रचना की है। इनमें जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहा जाता था। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे लोपमुद्रा, घोषा, साची, कछावृत्ति आदि। 10वां मंडल में चारों वर्णों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि वंशागत ना होकर कर्म के अनुसार इनकी कैटेगरी डिवाइड की गई थी। ऋग्वेद में 7वां जो मंडल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये बहुत प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। इस घटने में होता क्या है कि एक तुक्सु कबीला होता है जिसके राजा सुदास होते हैं, और इनके जो गुरु होते हैं, कुलगुरु होते हैं, विश्वामित्र उस समय थे, और किन्हीं कारणों से उनसे विवाद हो जाता है और वहाँ से उनको अपमानित होकर जाना पड़ता है। और सुदास के जो दूसरे गुरु होते हैं उन्होंने अपना एक नया गुरु बनाते हैं, जिनको वशिष्ठ गुरु मुनि थे, जिससे काफ़ी विश्वामित्र जी नाराज़ होते हैं और वो मित्रपक्ष समुदाय के साथ मिलकर उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इस युद्ध में राजा सुदास विजयी होते हैं और विश्वामित्र जी जब हार जाते हैं तो ये पुनः जाते हैं और कुछ कबीलों को एकत्रित करते हैं। में 5 आर्य के कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। तो वहाँ उस समय क्या था कि अनार्य कबीलों को आर्य लोग अपने साथ नहीं रखते थे। तो अब इनको करना क्या था, विश्वामित्र जी को सबको एक साथ में लड़ाना था। भाई 5 कबीले तो आर्य थे, 5 अनार्य थे। अब आर्य और अनार्य अगर सब लोग एक साथ में मिलकर लड़ते तो थोड़ा शक्तिशाली हो जाते, लेकिन उनको एक साथ लाया कैसे जाए। इसके लिए विश्वामित्र जी ने क्या किया, सबको साथ में बैठा के एक मंत्र की रचना की। सप्ता देवी को समर्पित था वो, जिसको गायत्री मंत्र कहा गया, जो उनके शुद्धिकरण के लिए यूज किया गया। और इस प्रकार 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले को एक साथ लाकर फिर से आक्रमण किया गया, लेकिन फिर से उनको हार की खानी पड़ी, यानी वो हार गए, सुदास विजयी हुए। इस विजय से उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्य लोगों का अधिकार बन गया। ये भरत कुल के थे
और इन्हीं के कारण आगे चल के इनका नाम भारत, अपने देश का नाम भारत पड़ा। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीतिक व्यवस्था का सबसे जो छोटा रूप था वो परिवार था। तो परिवार के जो मुखिया थे उन्हें कुलप कहा जाता था। परिवार से ग्राम बना, ग्राम से विष बनता था और विष से जन बना। प्रत्येक कबीले का राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। इसके अलावा सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, अस्पर्श, हूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख होता है। सेनापति सेनाओं का संचालन करता था, पुरोहित राजा को सलाह देते थे, ग्रामजी जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको ग्रामजी कहा जाता था, पुरुष दुर्ग का अधिकारी जो होता था उसे पुरुष कहते थे, अस्पर्श जो गुप्तचर होता था वो उसको अस्पर्श कहा जाता था। इस काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी, महिलाओं का महत्व जाता था। वैदिक काल में न्यायाधीश को पृष्ठविनाक कहते थे। और इसके बाद अब हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इनकी जो सभ्यता थी वो ग्राम्य सभ्यता थी, ग्रामीण थी। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो कि शहरी थी, उसके अपोजिट ये ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक था, फिर भी महिलाओं को सम्मान मिलता था। यहाँ पे कुछ अच्छी बातें थी, जैसे अंतर्जातीय विवाह था, बाल विवाह निषेध था, विधवा विवाह की प्रथा थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को यहाँ पे अमाजू कहा जाता था। लोग नशीले पदार्थ, सोम और सुराग भी यहाँ पे प्रचलित था। अब देखते हैं इसका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन जो इनके देवता थे वो प्रसिद्ध रूप से इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण देव थे, मित्र थे, सूर्यदेव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा अवस्था से भी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन का जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था। मुख्य संपत्ति जो इनकी थी वो गोधन या गाय थी, यानी जब भी ये कोई लेन देन का काम करते थे वो गाय के रूप में ही होती थी और इन्हीं के कारण बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था। अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन था, जिसमें ये लोग गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि का ये व्यवसाय करते थे, इसको पालते थे। इसके अलावा बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों का भी उल्लेख इस काल से पता चलता है। आर्यों की जो भाषा थी वो पद्यात्मक तो थी और ये जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। और इसके बाद में इस काल में ऋग्वेदिक को छोड़ के बाकी जितने भी तीनों वेद थे और ब्राह्मण, अरण्य एवं जितने भी उपनिषद थे उसकी रचना इसके बाद की जो काल था यानी उत्तर वैदिक काल में होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे चल के अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।